नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम उसको लिखित रूप में बताते हैं। आप रिसर्च का टॉपिक लेते हैं, यानी कि रिसर्च का उद्देश्य लेते हैं या रिसर्च की समस्या लेते हैं। उसके बाद हम विभिन्न विधियों में से चयन करके डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन करके आप डेटा का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद में रिसर्च की यह अंतिम प्रक्रिया होती है कि आप रिसर्च को लिख के बताते हैं, यानी कि आप उसका प्रतिवेदन देते हैं। आपने यानी कि अनुसंधानकर्ता ने जो भी रिसर्च करी होती है उस रिसर्च का स्टेप बाय स्टेप लिखना कि आपने रिसर्च किस तरीके से करी है, कैसे स्टार्ट करी है, आपने उसका सैंपल कैसे लिया है, सैंपल की साइज का चुनाव किस तरीके से किया है, आपका उद्देश्य क्या था रिसर्च का करने का, और आपने क्या इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपने किस तरीके से सैंपल चुनाव करे थे, आपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्या क्या लिटरेचर आपने पढ़ा, कौन कौन से आपने रिव्यूज़ करे लिटरेचर के लिए, फिर आपने डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड अपनाया, कौन सा मेथड क्यों अपनाया, सैंपल की साइज़ इतनी रखी है तो क्यों सैंपल की साइज़ इतनी रखी है, यह सब है ना। और डेटा कलेक्शन करा, डेटा कलेक्शन में क्या आपको बेनिफिट्स हुए या आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, डेटा कलेक्शन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और डेटा कलेक्शन करते समय क्या क्या बेनिफिट्स हुए, डेटा एनालिसिस करी और फिर हमने लिखा डेटा एनालिसिस करने के बाद में कि आपका रिजल्ट्स क्या था। रिजल्ट्स को हमने जो रिव्यूज़ पढ़े थे, हमने जो लिटरेचर हमने पढ़ा था उसके साथ में मैच करते हुए अपने व्यूज़ लिखे, है ना। अपने व्यूज़ यानी रिसर्चर के व्यू, स्टडी के बारे में हमारे व्यू, डेटा ऐसा क्यों आया, रिजल्ट ऐसा क्यों आया, इस कोट करते हुए हमने लिखा है ना। हम बार बार क्या वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लिखा, यानी ये टोटल आपने रिसर्च क्या कैसे करी क्या करी, या तो आप मस्तिष्क में कर लीजिए या आप उसको लिख के बता दीजिए। तो रिसर्च में जब हम हमारी रिसर्च को शुरू से लेके आखिर तक लिख देते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट या अनुसंधान प्रतिवेदन, और यही अनुसंधान प्रतिवेदन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुसंधान प्रतिवेदन जो होता है, रिसर्च रिपोर्ट होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लिखी जाती है। हमने रिसर्च कर ली, ठीक है, हमें मालूम पड़ गया ये चीज़, पर हम क्यों करेंगे रिसर्च, हम क्यों लिखते हैं रिसर्च को, इसका क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ज्ञान का प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, मैंने रिसर्च करी, ठीक है, रिसर्च करने के बाद में मुझे दिमाग में चीज़ें कुछ क्लियर कट हो गई, क्या ये मेरे तक ही रखूंगी। हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमारा रिसर्च कोई भी तरह की रिसर्च हो, किसी भी तरह की रिसर्च हो, किसी भी फील्ड में रिसर्च हो, हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे समाज की तरक्की हो, मानव की जो सभ्यता है उसकी तरक्की हो, हमारा जीवन उच्च तरीके से बीते, है ना, हमारा जो हम संसाधन मानव संसाधनों से परिपूर्ण होए, हमारे जो समय धन श्रम की बचत हो, ये सब हमारे रिसर्च के उद्देश्य होते हैं। अब यदि मैं मेरे तक ही सीमित रखूं, है ना, मैं लिखूं नहीं, मेरे मन मस्तिष्क तक रखूं, तो ये जो दायरा है ना, ये दायरा सीमित हो जाएगा, मैं समाज के लिए अनुसंधान नहीं कर पाऊंगा, मैं मानव सभ्यता को बढ़ावा नहीं दे पाऊंगा। मैंने रिसर्च करी, किसी और ने भी सेम टॉपिक पर रिसर्च करी, उसको मालूम ही नहीं कि हम दोनों सेम टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि हम एक ही शहर में रह रहे हैं, परंतु हमने एक दूसरे को लिख के नहीं बताया है ना। और चूंकि हमने एक दूसरे को बताया ही नहीं है, लेकिन हमारे आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, हम कैसे बताएंगे। अब चूंकि ज्ञान का इस प्रलेख को प्रस्तुत करना होता है, हमारे को जो ज्ञान मिला है किससे मिला है, रिसर्च के थ्रू मिला है हमें, है ना, रिसर्च के थ्रू हमें ज्ञान मिला है कि आयोडीन जो है की कमी को हम नमक के द्वारा भी पूर्ण कर सकते हैं। ये हमें किससे मिला, रिसर्च के द्वारा ज्ञान मिला। अब मुझे क्या केवल ज्ञान मेरे तक ही रखना है, नहीं, हमें ज्ञान को बांटना है ताकि समाज की उन्नति हो, है ना। तो इसके लिए ज्ञान को बांटने के लिए प्रलेख का प्रस्तुत करना नितांत जरूरी होता है। नेक्स्ट है ज्ञान का विस्तार हेतु। बिल्कुल, जब मेरे तक सीमित रहा और मैंने लिख के बता दिया, चूंकि मैंने उसको लिख के बता दिया तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने उसको लिखा तो मैं मेरे तक ही सीमित नहीं है, लिखा हुआ चीज
एक्स ने भी पढ़ी, वाई ने भी पढ़ी, जेड ने भी पढ़ी, एक्स ने कोट करके अपने रिसर्च में लिखी, ठीक है, और चूंकि उसने एक्स ने कोट करके मेरी रिसर्च उसकी रिसर्च में लिखी है, तो क्या होगा, किसी और ने भी पढ़ी उस रिसर्च को। यानी जो प्रलेख होता है, जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, वहाँ उससे ज्ञान का विस्तार होता है, एक ही जगह तक सीमित नहीं रहती है, वह अलग अलग जगह होती है। स्पेशली हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, हम मैटर ही तो पढ़ते हैं। अब जब मैटर ही नहीं है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान का इजाफा कैसे होगा, हमारे ज्ञान का इजाफा नहीं होगा, यानी कि हम तो शून्य से वापस शुरू करना है। 1 से लेकर 10 तक तो किसी ने कर रखा है, हमें तो 11 से स्टेप से स्टार्ट करना है, परंतु चूंकि उसने 1 से लेकर 10 तक का स्टेप लिखा ही नहीं है, तो मुझे तो वापस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें ज्ञान का क्या करना है, विस्तार करना है, और विस्तार ज्ञान का जब होगा जब आपने लिखा हुआ कहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है अध्ययन पद्धतियों की सार्थकता का मूल्यांकन करना। अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी होती है रिसर्च में, बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां होती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल के भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, केस स्टडी रिसर्च होती है, विभिन्न तरह की रिसर्च होती है, और इन रिसर्चेस को हमने हमारे दूसरे वीडियोस में दिखा रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं, और कौन कौन सी रिसर्च होती है इसके बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न अध्ययन पद्धतियां जो हैं, मैं जो रिसर्च करना चाह रही हूँ, मेरी रिसर्च के लिए कौन सी अध्ययन पद्धति दी बेस्ट रहेगी। जो भी XYZ मुझे कोई रिसर्च करनी है एज एन रिसर्चर, ठीक है, अब मुझे कौन सी अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल करना है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। क्या मैं एक पे पहले एक्सपेरिमेंट करूं कि ये रिसर्च पद्धति अच्छी है, नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर मैं दूसरी पे जाऊं, फिर थर्ड पे जाऊं, फिर मुझे लगा नहीं थर्ड से ज़्यादा बेटर सेकंड वाली थी, क्या इस तरीके से होगा। या मैं को इस तरीके से कर लेना चाहिए कि हमने कोई रिसर्च कर रखी है, हमने उस रिसर्च को पढ़ा, और रिसर्च को पढ़ने के बाद में हमने ये मूल्यांकन कर लिया कि नहीं, इस केवल पढ़ने से, है ना, केवल हमने मूल्यांकन कर लिया कि यह अध्ययन पद्धति अच्छी से बेटर, बी जो अध्ययन पद्धति है वह ज़्यादा अच्छी है। और ये किस तरीके से मालूम हुआ, ये इस तरीके से मालूम हुआ कि हमारे पास प्रालेख उपलब्ध थे, रिसर्च की रिपोर्ट्स अवेलेबल थी, ठीक है। चूंकि हमारे पास रिसर्च की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मेथड को यूज करके पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। ये तब संभव है जब रिसर्च की रिपोर्ट अवेलेबल है। इसलिए किसी भी अध्ययन पद्धति की सार्थकता का मूल्यांकन किस तरीके से होगा, रिसर्च के मेथड से होगा। तथ्यों में निहित कार्य कारण संबंध के लिए, किसी भी कार्य का ये कारण हो सकता है, किसी भी कारण के पीछे ये कार्य हो सकता है, ठीक है। अब क्यों हुआ ऐसा, ये तो हमने तथ्य संकलन करे, है ना, हमने तथ्य को संकलन, रिसर्च में हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के जो तथ्य आते हैं उनका संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको, उन तथ्यों से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, इस कार्य के पीछे क्या कारण है, ये जो उभर के कारण आ रहा है, इसके पीछे इसका कार्य है, इस कारण से उभर के आ रहा है। तो किसी भी रिसर्च में ये फाइंड आउट हो जाता है कि क्योंकि तथ्य को संकलन करते हैं, विभिन्न तरीके से तथ्यों का संकलन करते हैं, किसी कार्य के पीछे क्या कारण था, किसी कारण के पीछे क्या कार्य होता है। फॉर एन एग्जांपल देते हैं, आयोडीन की कमी किससे दूर हो सकती है, नमक के द्वारा, नमक में हम आयोडीन मिला दिया जाता है तो दूर हो जाती है। पर्टिकुलर एरिया में ग्वाइटर की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्यों समस्या है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है या जो पानी आ रहा है उसके अंदर आयोडीन नहीं है, तो इसके द्वारा किसके द्वारा किया जा सकता है पूर्ण, ये हमने पूर्ण किया था नमक के द्वारा, इसकी कमी को पूर्ण किया जा सकता है। यानी तथ्यों में कार्य कारण का होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है जटिल और अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना। हमारे पास हम रिसर्च करते हैं तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आते हैं बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, है ना। तो विभिन्न तरह के जो तथ्य आते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं और अव्यवस्थित भी होते हैं, एक पॉइंट बी पॉइंट, है ना, और ए और बी पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, A1, A2, A3, A4 और एंड सो ऑन से लेके बी तक। अब
यह एक्यूरेटली ए से लेके जेड तक जमाना और ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच को पॉइंट्स को जमाना एक जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कब पूरी हो सकती है? जब आप लिखें। आपके माइंड में कई बार क्या होता है बच्चों, हमने रिसर्च करी और उस रिसर्च में हमने बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करा। अब हमने बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करा तो हम ये कह सकते हैं या हम ये समझ सकते हैं कि बहुत जटिलताएं बहुत आ जाती तथ्यों में, है ना। तथ्य आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अब इस उलझे हुए तथ्यों को समेटना और व्यवस्थित करना कब हो सकता है? केवल और केवल जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, तभी तथ्यों को आप समेट सकते हैं। अन्यथा तथ्य जो है वो निश्चित रूप से उलझे हुए धागे की तरह उलझ सकते हैं, और चूंकि वो उलझे हुए होते हैं तो आपका जो ज्ञान का विस्तार होना होता है वो ज्ञान का विस्तार भी नहीं होता है। नेक्स्ट है निष्कर्षों की वैधता की जांच। जब रिसर्च लिखी जाती है तो रिसर्च पब्लिश करने से पहले, है ना, आम जनता तक पहुंचने से पहले क्या होता है, इसको एक्सपर्ट्स के हाथों चेक करने के लिए दिया जाता है। अब एक्सपर्ट्स के हाथों चेक करने के लिए दिया जा रहा है, समझ गए आप? तो एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, उसकी वैधता की जांच करते हैं कि जो रिसर्च चली है वो स्टेप बाय स्टेप चली है कि नहीं चली है, डेटा कलेक्शन सही तरीके से हुआ है अथवा नहीं हुआ है, या जो डेटा एनालिसिस है वो सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ है, तथ्य का संकलन सही तरीके से करा कि नहीं करा। यानी टोटली जो होता है एक्सपर्ट्स के हाथ में जाने के बाद में उसकी वैधता की जांच होती है। और वैधता की जांच होगी कब? जब आप लिखेंगे। किसी को बोलेंगे तो आप नहीं कर सकते कि हाँ मैंने ऐसा किया, तो मन से भी कहानियां बना सकते हैं, परंतु जब लिखा जाता है निश्चित तौर पर उसकी वैधता की जांच होती है, और जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट होती हैं, जिसे थीसिस भी कह सकते हैं आप, वह क्या होती है, पब्लिक हो जाती है। यानी किसी भी रिसर्च की वैधता की जांच जब की जाती है जब वह लिखी जाती है। रिसर्च रिपोर्ट बच्चों लिखी नहीं जाएगी तो रिसर्च का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। चाहे आप कितनी कठिनाई से तथ्यों को इकट्ठा करें, कितनी कठिनाइयों से तथ्यों का आकलन करें, उनकी डेटा की एनालिसिस करें, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वह लिखी नहीं गई है, उसका उपयोग एक सीमित दायरे तक होता है ना। रिसर्च लिखी गई, आजकल तो ऑनलाइन पब्लिश हो जाती है ना। मैंने रिसर्च करी है, ये हिंदुस्तान के बाहर कोई भी देख सकता है, पूरे वर्ल्ड में एक क्लिक करके टॉपिक को फाइंड आउट करके कोई भी देख सकता है कि हाँ ये रिसर्च है ना, यूनिवर्सिटी में। और जब लिखी है, एक्स ने रिसर्च करी, जेड ने दुनिया के दूसरे कोने में रिसर्च करी, दोनों के रिसर्च के रिजल्ट्स, क्योंकि टॉपिक एक है परंतु रिजल्ट्स भी आए वो क्योंकि देश के हिसाब से अलग अलग है, तो वो कह सकते हैं कि इस रिसर्च को कोट करके इस रिसर्च का ये तथ्य और ये तथ्य समान है, दो अलग अलग देशों में हुई है ना। रिसर्च क्या हुई है, दो अलग अलग देशों में हुई है, दुनिया के बिल्कुल कोनों में हुई है। दोनों ने जो रिसर्चर है एक दूसरे को नहीं देखा है, परंतु एक दूसरे की रिसर्च को पढ़ा है और ये फाइंड आउट किया है, किसी भी तथ्य को इकट्ठा कर लिया कि इस जो अध्ययन का क्षेत्र था उसके अंदर ये था और इसके अंदर ये था, और दोनों जो अध्ययन के क्षेत्र है उसका रिजल्ट सेम है ना। मानव स्वभाव है, क्योंकि मानव स्वभाव है, इस कारण से इनका तथ्य को रिजल्ट सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका भौगोलिक वातावरण अलग है, इनका भौगोलिक वातावरण अलग है, इस कारण से अलग आ रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब है जब तक रिसर्च लिखी नहीं जाएगी तब तक वह, उसके बाद वह यूजलेस है। इंसान है तब तक रिसर्च है, इंसान के बाद कोई रिसर्च नहीं, क्योंकि वो उसके मस्तिष्क में। परंतु यदि मैंने लिख ली है तो यह मेरी जो रिसर्च है पूरी वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है, और चूंकि वह पूरी वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है इसलिए वह सामाजिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छी है। सामाजिक आप ये कह सकते हैं कि समाज को वह ऊंचा उठाने में सक्षम होती है, वह वैध होती है, उसके जो निष्कर्ष होते हैं वह भी वैध होते हैं। उसके अलावा नहीं तो जितनी भी रिसर्चेस, कई बार हम ऐसे ही रिसर्च करके हमारे पास तक सीमित रहते हैं, उसका कोई वैलिडिटी, रिलायबिलिटी नहीं होती है जब तक आप रिसर्च को लिख ना लें।